हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारी सीरीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया था, जिस पे ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखा था, उनकी डेफिनीशंस वगैरह। सेकंड पार्ट में हमने अपना कॉमन एरर स्टार्ट किया था, जिसमें कि बेसिकली हमने एग्जांपल्स ले करके जो है वो प्रोनाउंस के चैप्टर में कौन कौन सी कॉमन एरर्स आ सकती हैं या किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हमने चेक किया था। ये हमारा थर्ड पार्ट है कॉमन एरर इन प्रोनाउन में। तो बेसिकली इसमें जो हमने जहाँ पे ख़त्म किया था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को ले करके और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज का जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है एनी और सम के बारे में। जैसे कि हमने इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, लास्ट एग्जाम्पल जो था हमारा, तो वहीं से बात स्टार्ट करते हैं अपनी। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है बेसिकली मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। He did not say। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एनीथिंग, समथिंग अबाउट यू। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, कम एंड हैव डिनर विद अस इफ यू आर नॉट डूइंग सम, एनी, वन, ऑल। इनमें इन चारों में से 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक हमारा करेक्ट होगा। थिंक टुनाइट, ओके। सो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे। अब हमें चेक करना है कि सम और एनी में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसको चेक करने के लिए हमें इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है। हम सम और एनी का यूज़ कब कब करते हैं, अगर आपको ये चीज़ पता है तो इन एग्जाम्पल्स में आपको कोई इशू नहीं होगा, ओके। सो सम का यूज़ हम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं या फिर क्वेश्चंस में करते हैं, जबकि एनी का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और क्वेश्चंस में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने सेंटेंस को रीड आउट करिए। आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि या तो वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। क्योंकि क्वेश्चंस दोनों में कॉमन है, सो उसको हम अलग से चेक कर लेंगे। बट अभी फिलहाल एक स्टार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने सेंटेंस को सम और एनी में ऑप्शन जो है वो चूज करने में आप सिर्फ इतना देखें कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप इनको चेक कीजिए, अगर वो पॉजिटिव है तो आप सम को करेक्ट करेंगे और अगर वो नेगेटिव है तो फिर हम एनी को करेक्ट करेंगे, ओके। यही इसका जो है वो ट्रिक है कि आप जब सम और एनी में से चूज करना होता है तो आप सिंपली इतना देख लीजिए कि वो सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है। पहला सेंटेंस हमारे पास है ही डिड नॉट। जैसे ही आपने नॉट देखा, डिड नॉट, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ही डिड नॉट से, तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा एनीथिंग अबाउट यू। बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत सोचने समझने वाली चीज नहीं है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पता है कि हम सम का यूज कब करते हैं और एनी का यूज कब करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, कम एंड हैव डिनर विद अस इफ यू आर नॉट। इफ यू आर नॉट, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। इफ यू आर नॉट डूइंग, सो हम क्या लेंगे यहां से, एनीथिंग। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टुनाइट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये डिफरेंस होता है बेसिकली एनी और सम के केस में। यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि नेक्स्ट टाइम हम एनी और सम में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हम सम को करेक्ट करेंगे, सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव मीनिंग का है तो हम एनी को करेक्ट करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस वन नाउ, ओके। सो हियर कम्स आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में बेसिकली मैं पहले एग्जाम्पल्स अपने रीड आउट करता हूं, फिर उनका एक्सप्लेनेशन और करेक्ट ऑप्शन चूज करके देखते हैं, ओके। सो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, यू आर द ओनली पर्सन कैन हेल्प मी, ओके। यू आर द ओनली पर्सन कैन हेल्प मी। यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन है, हु, विच, हुम, दैट और एज, 5 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं। ये इन 5 में कोई एक सही है, ओके। सो हमारे पास जो एग्जाम्पल था वो था, यू आर द ओनली पर्सन कैन हेल्प मी विद दीज ऑप्शंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वी हैड टू ईट स्टैंडिंग अप बिकॉज वी हैड नॉट एनीथिंग, दैट, हु, विच और एज। ये 4 हमारे पास यहां पर एग्जाम्पल्स हैं, दैट वी कुड सिट ऑन द ग्रास, ओके।
कहने का मतलब ये है कि जब कभी हमारे पास इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं जहां पर हमें हु, विच, हुम, दैट और एज, या दैट, हु, विच और एज इस तरीके से हमें सेलेक्ट करना होता है, तो आप हमेशा एक चीज़ ये याद रखें इन एग्जाम्पल्स से रिलेटेड कि जब कभी आपके पास वर्ड क्वेश्चन में मिले या इस तरीके के एग्जाम्पल्स में मिले ओनली, एनी, ऑल, फ्यू, सम, लिटिल और नन, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा हम दैट का यूज करते हैं। बहुत सीधा सा रूल है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप इस तरीके से और एग्जाम्पल्स के तौर पे या इनको सेपरेट करके एग्जाम्पल्स में अगर हम चेक करेंगे तो हमसे जो है वो गलतियां नहीं होंगी। मैंने ये बोला कि जब कभी आपके पास कोई भी एग्जाम्पल्स आता है एरर डिटेक्शन के लिए और उस एग्जाम्पल में आपको ओनली या एनी, ये तो चलो हमारे पास यहां पर दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, अदरवाइज ओनली, एनी, ऑल, फ्यू, सम, लिटिल और नन, इस तरीके के वर्ड्स जब कभी आपको ऑप्शन के पहले जो है वो देखने को मिले तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, दैट, बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यही हमारा यहां पर रूल था कि जब कभी हम इस तरीके के ऑप्शंस में इस तरीके के वर्ड जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम्पल्स में, तो हम हमेशा दैट को चूज करते हैं। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। Here comes our next topic, which is the difference between who and which। यहाँ पर हमारे पास जो हम अपना एरर जो चेक करने जा रहे हैं वो बेसिकली ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए है जिनमें कि who और which आता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कब हम who यूज़ करते हैं और कब हम which यूज़ करते हैं। पहले तो इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उनका एग्जाम्पल और उनका एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे। हमारे पास पहला है हु हमें पता है कि ये बेसिकली लिविंग थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि जानदार चीज़ें होती हैं। हु का यूज़ हम दो टाइप से करते हैं, या तो हम सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं या तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे करते हैं। जब मैंने रिलेटिव प्रोनाउन आपको बताया है तो वहाँ पर ये सारे वर्ड्स हमने चेक किए थे। ठीक है, तो हम उस थ्योरी में नहीं जाते हैं, इसीलिए मेरा जो कंसंट्रेट करना है हमें वो बेसिकली अपने एरर डिटेक्शन में करना है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके क्या एग्जांपल्स हैं, ये आप पहले जो पार्ट बना है पार्ट 1 प्रोनाउन का, वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो हु जो होता है ये लिविंग थिंग को डिफाइन करता है, लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। हु दो तरीके से यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, फॉर एग्जांपल हमने बोला हु आर यू, तो यहाँ पर ये बेसिकली सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, जहाँ पे रिलेशन जो है वो शो होता है। ठीक है, दूसरी चीज विच आता है, विच भी बेसिकली हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है, बट यहाँ पर एक डिफरेंस है कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज तो होता है बट ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, बेजान चीजें जो होती हैं। ये तो हो गया विच का पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा आता है जब कभी हमारे पास सिलेक्शन और चॉइस की बारी आती है कि हमें दो चीजें हैं, दो में हमें सेलेक्ट करना है, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट लिविंग और नॉन लिविंग का खत्म हो जाता है। तब हम विच का यूज दोनों के लिए करते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। अगर बात सिलेक्शन या चॉइस की हो रही है तो हम हु का यूज नहीं करेंगे, हम विच का यूज करेंगे। ठीक है, होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया। अब हमारे पास जैसे मैंने ये बताया कि जब कभी सिलेक्शन और चॉइस की बारी आती है, चाहे वो लिविंग के लिए हो चाहे नॉन लिविंग के लिए हो, हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है विच का ही यूज करेंगे। यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। विच मैन डू यू लाइक, एक्चुअली मैन जो है वो लिविंग है, बाय कॉन्सेप्ट हमें हु का यूज करना चाहिए, बट यहाँ पर चॉइस की बारी है, चॉइस की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है, तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो विच हो जाएगा एज पर
हमारा कॉन्सेप्ट जो था। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है विच ड्रेस डू यू लाइक, सेम उसी तरीके का एग्जाम्पल है, बट मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है यहाँ पे लिविंग थिंग की बात हो रही है और यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है। सो दोनों कॉन्सेप्ट में जब कभी हमारे पास सिलेक्शन या चॉइस की बारी आती है तो हम विच को यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल था हमारे पास विच ड्रेस डू यू लाइक, यहाँ पे ड्रेस की बात हो रही है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, बट फिर भी हमने यूज जो है वो विच का किया है। पहले एग्जाम्पल में मैन की बात हो रही थी जो कि एक लिविंग थिंग है, तो हमने विच का यूज किया है ना कि हु का, बिकॉज यहां पर सिलेक्शन और चॉइस की बात हो रही है। ये तो इसका थ्योरी हो गई। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास राखी इज द गर्ल हु विच हुज हैज फेल्ड। अब आप देखें कि जब कभी लिविंग थिंग की बात हो रही है और इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिलेक्शन या चॉइस की बात नहीं है, सिंपल इंफॉर्मेशन है कि ये एक लड़की है जो एग्जाम में फेल हो गई है। तो मैंने अभी जैसे बताया जब कभी हम लिविंग थिंग की बात करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट पे हमें हु का यूज करते हैं, अनटिल अनलेस कि हमारे पास सिलेक्शन या चॉइस की बात नहीं हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास द कैंडिडेट। तीन एग्जाम्पल हैं, तीन ऑप्शन हैं, हु विच हुम इंटरव्यूड वॉज गुड। ऐसा कैंडिडेट जिसका हमने इंटरव्यू लिया था वो अच्छा था। तो यहां पर भी आप देखें लिविंग थिंग की बात हो रही है, कोई सिलेक्शन या चॉइस की बात नहीं हो रही है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, दो में से हमें एक चूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल इंफॉर्मेशन है, लिविंग थिंग है और हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यहां भी हु ही आएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली डिफरेंस था हमारा हु और विच के बारे में कि हु का मतलब क्या होता है, कहां कहां यूज होता है, विच का मतलब क्या होता है, कहां कहां पे यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन और चॉइस वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अमूमन हमसे यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं कि हमने ये देखा ओके मैन की बात आ रही है तो हम अपना जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु जो कि लिविंग थिंग के लिए यूज होता है हम उसको टिक कर देते हैं। बट एक्चुअल में जब कभी रूल ये कहता है कि जब कभी हम सिलेक्शन और चॉइस की बात करते हैं तो विच लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल थे कि होप आपको यहां से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे WH वर्ड। ओके, WH वर्ड आपको पता है क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे पास थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने चेक किया था, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर और विच। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं WH वर्ड वो बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं और उनमें उनको जब हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उनका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। WH वर्ड जो है वो इंग्लिश ग्रामर में तीन तरीके से काम करते हैं। पहला तो प्रोनाउन के फॉर्म में, दूसरा एडजेक्टिव के फॉर्म में और तीसरा कंजक्शन के फॉर्म में। ओके, प्रोनाउन के फॉर्म में तब काम करते हैं जब हमारे पास WH वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। अगर हमें किसी WH वर्ड को प्रोनाउन की तरह यूज करना है तो हमें उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। यही हमारा एरर डिटेक्शन में भी हेल्प करता है। आपने देखा कि किसी WH वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है तो वो बेसिकली एज अ प्रोनाउन वहां पर माना जाता है। दूसरा हमारे पास एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव बेसिकली किसी भी WH वर्ड के बाद जब हम नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास कंजक्शन आता है। कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो कि दो सेंटेंस को मिलाने का काम करते हैं। तो जब कभी दो सेंटेंस हैं और उनके बीच में WH वर्ड आया है तो ये WH वर्ड बेसिकली कंजक्शन की तरह काम करेगा। इन तीनों के एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं WH वर्ड का कॉन्सेप्ट। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास हु आर यू। ओके, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास हु आर यू। आप देखें हमारे पास ये WH वर्ड है और इस वर्ड के तुरंत बाद हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कभी WH वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये WH वर्ड एज प्रोनाउन काम करता है। क्लियर है, फॉर्मेट आप समझ गए कि किस हिसाब से WH वर्ड को हम प्रोनाउन मानेंगे। जब कभी WH वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये WH वर्ड एज अ प्रोनाउन वहां पर काम करता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं।
कि जब कभी किसी WH वर्ड के बाद कोई नाउन आता है, बुक, विच बुक डू यू लाइक, ओके, अभी हमने विच का कॉन्सेप्ट पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये, कि जब कभी WH वर्ड के बाद कोई नाउन आता है तो यहां पर इस केस में ये WH वर्ड एज एन एडजेक्टिव काम करता है। अब ये एज एन एडजेक्टिव काम करेगा, लेकिन शर्त यहां पर यही है, कंपल्शन ये है कि WH वर्ड के बाद जो है वो कोई ना कोई नाउन हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास आता है, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव। अब आप देखेंगे कि यहां पर दिस इज द हाउस ये हमारा सेंटेंस 1 है, आई लिव ये हमारे पास सेंटेंस 2 है, और इन दोनों सेंटेंस के बीच में एक WH वर्ड प्रेजेंट है, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव। मैंने अभी बताया कि 2 सेंटेंस होने चाहिए और बीच में अगर कोई WH वर्ड आता है तो ये वर्ड हमारा कंजक्शन की तरह काम करेगा। होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि WH वर्ड जो है वो जिन 3 फॉर्मेट के हिसाब से प्रोनाउन, एडजेक्टिव और कंजक्शन के लिए काम करते हैं, तो इन तीनों का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं सेंटेंस में तो वो किस हिसाब से होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो वो WH वर्ड एज अ प्रोनाउन काम करता है, जब WH वर्ड के बाद कोई नाउन आता है तो वो एज एन एडजेक्टिव काम करता है, और सब्जेक्ट वर्ब, WH वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब, मतलब 2 सेंटेंस हैं और बीच में हमारे पास एक WH वर्ड है तो वहां पर ये WH वर्ड जो है ये एज अ कंजक्शन जो है वो काम करता है। होप यहां से आप ये चीज क्लियर समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हेयर कम्स अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज, आई वॉज अनेबल टू से वेदर वॉज अ बॉय और गर्ल। यहाँ पर हमारे पास है कि आई वॉज अनेबल टू से, मतलब मैं इस चीज़ को कहने में असमर्थ था, या हम इसको इस तरीके से बोलेंगे कि मुझे नहीं पता कि वो लड़की है या लड़का, मैं इस बात को कंफर्म होकर के नहीं कह सकता, ओके। हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं वो है ही, शी, दैट, इट या नो वर्ड, ओके। सो इस केस में जबकि हमारे पास वेदर का यूज हो रहा है WH वर्ड में, तो इसका एक्सप्लेनेशन अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, ही, शी, दैट, इट और नो वर्ड। इस चीज को समझने के लिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जब कभी हम वेदर की बात करते हैं, वेदर मतलब क्या होता है, नॉट कंफर्म, हमें कंफर्म पता नहीं है, स्पेशली इन केस ऑफ जेंडर। तो वेदर का मतलब जो होता है वहां पर हम वेदर के साथ इट का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है कि आई वॉज अनेबल टू से वेदर ही, शी, दैट, इट या नो वर्ड वॉज अ बॉय और गर्ल, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इट। आप इस चीज को ऐसे ही जो है वो दिमाग में रखेंगे कि जब कभी हम किसी भी सेंटेंस में वेदर का यूज करते हैं और हमारे पास जिस जेंडर की हम बात कर रहे हैं वो कंफर्म नहीं है, तो हम वहां पर इट का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मेट जो कि कॉमन एरर्स के लिए आता है। इस फॉर्मेट में बेसिकली आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है और उस सेंटेंस को 2 या 3 पार्ट में वो डिवाइड कर देते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि किस पार्ट में मिस्टेक है या एरर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, दीज बुक्स आर संजूज एंड योर, देन वाई आलोक वॉन्टेड टू टेक देम। इस एग्जाम्पल में हमारे पास पहला पार्ट ये है, ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा एंड योर देन है और थर्ड पार्ट हमारा ये है, ओके। सो यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। ऐसे में हमें कैसे जो है वो एरर डिटेक्शन करनी है इस चीज़ को हम समझते हैं। सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है बट हमारा लॉजिक जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो उसके हिसाब से ही आता है, ओके। सो इस एग्जाम्पल में इसको मैं दोबारा रीड आउट कर देता हूँ, दीज बुक्स आर संजूज एंड योर, देन वाई आलोक वॉन्टेड टू टेक देम, ठीक है। अब इसमें एरर कहां पर है, अब हमें ये चीज चेक करनी है। हम चूंकि प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें उसी के हिसाब से ही सोचना है। अभी हमने देखा कि बेसिकली यहां पर एंड, हमने एंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है इस चीज को समझना है, ओके।
एंड के पहले और एंड के बाद में जो वर्ड्स हमारे आते हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर संजूज है और यहाँ पे योर, आपको पता है ये बेसिकली पॉजेसिव केस शो कर रहा है, तो एंड के बाद भी जो वर्ड आना चाहिए वो बेसिकली पॉजेसिव केस ही होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया योर जो है वो पॉजेसिव केस नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा योर्स। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा योर्स। ठीक है, ये हमारा एरर था यहां पर। नेक्स्ट की बात हम जब करते हैं तो वॉट एवर इज डल, पहला पार्ट है ये हमारा इस क्वेश्चन का। कैन नॉट गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। टीचर्स बिकॉज नन लव्स डल स्टूडेंट। मैं दोबारा रीड आउट कर देता हूं। वॉट एवर इज डल कैन नॉट गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर्स बिकॉज नन लव्स डल स्टूडेंट। अब इसमें हमें चेक करना है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे नीचे लिखा हुआ है कि जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास लिविंग के लिए आता है, ओके। लेकिन वॉट एवर इज डल, वॉट एवर जो है वो बेसिकली नॉन लिविंग के लिए आता है। तो हमारी जो एरर है, अगर हम इन दोनों को बात करें तो ये बेसिकली नॉन लिविंग के लिए है, कॉन्फिडेंस हमारा लिविंग के लिए है, तो ये मैच नहीं करता है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वॉट एवर की जगह हमें हु एवर लेना पड़ेगा, क्योंकि हु एवर बेसिकली WH वर्ड है जो कि लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, सो हु एवर इज डल कैन नॉट गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर्स बिकॉज नन लव्स डल स्टूडेंट। होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इन दोनों एग्जाम्पल से सेपरेट एग्जाम्पल्स हैं और सेपरेट इनका लॉजिक है एरर डिटेक्शन में। पहले में मैंने आपको बताया एंड के पहले और एंड के बाद में हमें सेम फॉर्मेट का ऑप्शन चूज करना होगा। योर की जगह हमें क्या लेंगे, योर्स, बिकॉज यहाँ पे हमारा पॉजेसिव केस जो है वो शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट में हमारा वॉट एवर और कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने आपको बताया इस एग्जाम्पल में कॉन्फिडेंस जो है वो लिविंग के लिए यूज हो रहा है और वॉट एवर जो है वो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। तो हमें इसको मैच करने के लिए हु एवर, वॉट एवर की जगह हु एवर लेना पड़ेगा, या यूं कहिए कि वॉट एवर को हमें हु एवर से रिप्लेस करना पड़ेगा। उस केस में हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो हेयर कम्स आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसको मैं रीड आउट करता हूँ। वंस शी आस्क्ड हर टीचर दैट व्हाट हैपेंड व्हेन द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया। इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, सो इस पार्ट में बेसिकली हमें एरर चेक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम इसको रीड आउट करते हैं वंस शी आस्क्ड हर टीचर दैट व्हाट, यहाँ पर आप देखेंगे 2 कंजक्शन हमने एक साथ यूज किए हैं। सो हम कभी भी डबल कंजक्शन एक सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यही इसका एक्सप्लेनेशन है और यही इसकी एरर है। सो वंस शी आस्क्ड हर टीचर, दैट को हम कैंसिल करते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी हम 2 कंजक्शन एक साथ यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा एग्जाम्पल है हर सेल्फ इज अ टीचर बट शी डज नॉट अवेल हर सेल्फ ऑफ द चांस टू प्रॉस्पर। ओके, यहां पर इसमें जब एरर हम डिटेक्ट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चार इसमें पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, और इसमें हमें एरर डिटेक्शन करना है। आप देखेंगे कि आपका जो सेंटेंस शुरू हो रहा है
वो हर सेल्फ से शुरू हो रहा है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये कभी भी एज अ सब्जेक्ट हम यूज नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि ऐसे वर्ड हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। इनको हम कभी भी एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। ओके, सो अब हम क्या यूज करेंगे? यहां पर एक लेडी टीचर की बात हो रही है तो हम शी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस सेंटेंस को अब हम ऐसे रीड आउट करेंगे, शी इज अ टीचर बट शी डज नॉट अवेल हरसेल्फ ऑफ द चांस टू प्रॉस्पर। ओके, सो ये यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन था। होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। पहले कॉन्सेप्ट में था कि हम किसी भी सेंटेंस में डबल कंजक्शन एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में वर्ड्स लाइक हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं किए जाते हैं, उनको हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, हेयर कम्स अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड दैट इज अवर लास्ट एग्जाम्पल, और इसके बाद हम अपने इस टॉपिक को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल में हमारे पास जब कभी एरर डिटेक्शन की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि बिटवीन, अमंग, ईच अदर और वन एन अदर। तो बिटवीन हमेशा दो लोगों के बीच की बात होती है, अमंग 2+, दो से ज़्यादा, 3, 4, 5 ऐसा करके। ईच अदर अगेन हमारे पास दो लोगों की बात होती है, जबकि वन एंड अनदर जो है वो दो से ज़्यादा लोगों की बात होती है। आप अपने सेंटेंस को केयरफुली रीड आउट करिए और वहाँ पर अगर इस तरीके के वर्ड आते हैं बिटवीन, अमंग, ईच अदर और वन एंड अदर, तो हमें इनका मतलब पता होना चाहिए कि बिटवीन हमेशा दो लोगों के लिए, अमंग दो से ज़्यादा, ईच अदर अगेन दो लोगों के लिए, और वन अनदर जो है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 2 गर्ल्स हेट वन अनदर। अब इसमें आप देखते ही समझ जाएंगे कि एरर क्या है। हमारे पास दो लोगों की बात हो रही है तो वन अनदर जो है ये हमारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हमारे पास दो लोगों की बात हो रही है तो हमारे पास करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा ईच अदर। ठीक है, सो ये यहाँ पर ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नंबर को शो करते हैं, बिटवीन, अमंग, ईच अदर, वन अनदर। बिटवीन दो लोगों के लिए, अमंग 2+, ईच अदर 2 और वन अनदर 2+ के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया 2 गर्ल्स हेट वन अनदर, जो कि रॉन्ग था, हमें क्या लिखना था यहाँ पर, ईच अदर। तो यहाँ पर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। हमारा प्रोनाउन में हमने जो उनके टाइप्स थे और कॉमन एरर, ये सारी चीज़ें हमने इनमें चेक की हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक को लेकर के, और टिल देन आप इन सब चीज़ों को चेक करिए, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट से बता सकते हैं, और होप हम उसको सॉर्ट आउट वहाँ पर करें।